नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, जो लेवल 2 साइंस का पेपर हुआ कल, उसका गणित का जो सॉल्यूशन है वो मैं अभी आपको करवाऊंगा। और कुछ प्रश्नों में निश्चित तौर पर बच्चों को डाउट है, किसी कोचिंग में कुछ बताया गया है, किसी में कुछ बताया गया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपने हिसाब से भी, और आप अपना आंसर जो वो चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, एक पोल मैंने करवाया है अपने YouTube पर कम्युनिटी टैब में भी डाल रखा है, और साथ ही हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद वहां पर भी एक पोल चल रहा है जिसमें और डिटेल से पोलिंग थोड़ी करवाई गई है। आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें और बताएं कि कितने अंक आपके, यानी कि कितने प्रश्न आपके ठीक हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया भी देने की कोशिश करूंगा कि भाई आपके 150 में से कितने प्रश्न ठीक होने चाहिए सिलेक्शन के लिए, है ना। मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर होगी, ये राय थोड़ी सी आगे बदल भी सकती है। 2-4 दिन 5 दिन बाद में जब अपने पास अच्छा डाटा आ जाएगा तब अपन इसके ऊपर और चर्चा कर लेंगे। कट ऑफ की जो बात है तो वो ये है कि भाई इसमें 4-5 दिन थोड़ा सा लगता है कि भाई हाँ, कितने बच्चों ने पोल किया है, किसको वोट किया है ज़्यादा, उस हिसाब से फिर एक कट ऑफ की बात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आंसर कर लेते हैं अपने ये जो गणित का पेपर है इसको, और साथियों साइंस का सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। ठीक है, साइंस में अच्छा नहीं भी रहा पेपर तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है आपको। देखिए, जैसा पेपर होना था हो चुका, आपने अपना बेस्ट दिया है। जब हम तैयारी करते हैं और उसके बाद में पेपर खराब हो जाता है तो आप निराश मत होइए। देखिए, दुख होता है, निश्चित तौर पर होता है, लेकिन परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। परेशान और निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत तो की है ना। मेहनत आपने की है लेकिन उसका फल नहीं मिला इस बार, अगली बार मिल जाएगा, है ना। तो एक उम्मीद के साथ हमेशा आगे हमें बढ़ना पड़ता है। ये थोड़ी है कि बस ये एग्जाम हो गया बस सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं है साथियों, है ना। हम एक बार में किसी भी चीज को प्राप्त कर लें ऐसा हर बार होना जरूरी नहीं है। उसके लिए लगातार मेहनत हमें करनी ही पड़ती है। अचीवमेंट तभी तो नए नए हम प्राप्त करते हैं जब हम लगातार कोशिश करते हैं, है ना। तो आप अपने रास्ते पर अडिग रहिए, अपनी जो मेहनत आपने की है उसको और आगे बढ़ाइए, गलती की है वहां सुधार करिए, सीखिए उस चीज को और आगे बढ़िए। सीधी सी बात है ना। तो परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। पेपर अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी, मैसेज भी मेरे पास आ रहे हैं बच्चों के कि सर साइंस में बिल्कुल इजी सा आपका मैटर था, थोड़ा सा मैटर था और लगभग प्रश्न वहीं से हमें मिल गए। लगभग 27-28 प्रश्न आपके नोट्स में से मिल गए। बहुत खुशी की बात है। चलो भैया, आपको बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों के अच्छे नंबर बन रहे हैं, और जिनके नहीं बन रहे हैं वो भी परेशान मत होइए। देखिए ना, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और मेरा काम आपको पढ़ाना है, आपको मैं पढ़ाते रहूंगा। अब अगर मेरे पढ़ाए हुए में से प्रश्न नहीं आते तब क्या मैं डिमोटिवेट थोड़ी हो जाता। एक बार लगता कि भाई नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको और अच्छा मैटर देने की कोशिश करता। अभी भी यही कोशिश करूंगा कि और अच्छा मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं, है ना। तो ऐसे ही आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, आप भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। और आप लगातार अच्छा करते भी आ रहे थे, लेकिन 1-2.5 घंटे में थोड़ा सा बस हो गया उसमें ना। इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि सर अब क्या होगा और क्या नहीं होगा ना, ऐसे परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं प्रश्न नंबर 66 का। जब कोई धन, देखिए मुझे इस पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है इसलिए मैं पेपर से पढ़ लेता हूं। आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ थोड़ी बड़ी स्क्रीन है इस वजह से क्लियर नहीं है इसके ऊपर। प्रश्न है, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 रुपए का अंतर आता है। धन कितना होगा? देखिए साथियों, इस प्रश्न को ट्री मेथड से बड़े आराम से हम कर सकते थे। पेड़ विधि जिसको मैं बोलता हूं और जिसका उपयोग भी मैं बार बार करता हूं, उससे अपन आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे। 20% दर है ना। 20% का मतलब 20% का मतलब हो गया 1/5, और टाइम कितना है 1.5 ईयर, है ना। इतना हमारे पास टाइम है। अगर अर्धवार्षिक की बात करें तो जाहिर सी बात है दर 10%, 20% की जगह 10% होगी। 10% का मतलब 1/10 होगा, ठीक है। और टाइम क्या होगा आपका 3 ईयर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, ऐसी संख्या आपको माननी होती है
जो आपका मूलधन है वो संख्या माननी होती है जिसमें 10 का और 5 का दोनों का भाग चला जाए। और यहाँ टाइम 3 साल है, इसलिए 10 की घात 3। पी हम क्या मान लेंगे, माना पी, यानी कि मूलधन। ये वैसे सोल्व करवाने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट, है ना। अब यहां से पहले तो निकालो 2 साल का 1/5 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा साथियों, एक मिनट, 5 दूनी 10, क्या हो रहा है, हाँ 5 दूनी 10, 200 आ गया, ये भी 200 आ गया, ठीक है। फिर 1/5 के हिसाब से ये आ गया आपका कितना, 5 चौक 20 40, यानी कि ये पूरे 2 साल का ब्याज है। हमें 1.5 वर्ष का बताना है, तो 1 वर्ष वाला 200 रुपये तो पूरा, और प्लस में दूसरे साल का जो ब्याज बना है आपका उसका आधा, तो 240 है दूसरे का, इसका आधा कितना हो जाएगा 120, तो वो 120 यहाँ जुड़ेगा और पूरा ब्याज 1.5 वर्ष का ये बन जाएगा 320 रुपये, ठीक है। ऐसे ही 1000 के लिए हम 3 सालों के लिए निकालेंगे, ऐसे ही 3 सालों के निकालेंगे 10 की 1/10 के हिसाब से, ये 100, ये भी 100 और ये भी 100। इसको जब हल करेंगे तो, है ना, यहाँ पे 1/10 के हिसाब से वापस 10 आएगा, ये 10, ये 10, और फिर 1/10 के हिसाब से 1 आएगा, नहीं 331 आएगा। ये 320 या 331, 11 का डिफरेंस, और 11 का डिफरेंस प्रश्न में कितने का दे रखा है, 264 का। तो 11 बराबर 264 है, तो 1000 बराबर कितने के होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, ठीक है। धनराशि कितनी है, तो 1000 बराबर 264/11 और गुणा में आ जाएगा 1000। अब देखिए साथियों, 11 से सीधा सीधा कटेगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24,000 रुपये, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा समझाया आपको तो टाइम लगा, बाकी बहुत आसानी से ये प्रश्न हो सकता था, ठीक है। तो ये तरीका है, सभी प्रश्न बहुत डिटेल में बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप सभी का निश्चित तौर पर, है ना, निश्चित तौर पर पेपर अच्छा हुआ होगा, गणित का खास तौर पर। साइंस में मैं मानता हूँ बच्चे घबरा गए, या देखिए पेपर का प्रेशर जो है ना वो अलग ही होता है, कोई कितना भी बोल ले कि इतना आसान पेपर था, इतना आसान नहीं था, आसान नहीं था। जब हम पेपर देने बैठते हैं तब वो अलग प्रेशर होता है, बाहर आने के बाद तो हर कोई कर देता है प्रश्नों को, कोई भी कर सकता है, सीधी सी बात है। पेपर के अंदर प्रेशर लेना आना चाहिए आपको, है ना, वो चीज आनी जरूरी है। अब देखिए प्रश्न नंबर, ये अगला प्रश्न 67 नंबर, 0.1254 का बार का भिन्न निरूपण है। अब देखिए यहाँ बहुत आसान सा है ये इसका तरीका क्या होता है बताया हुआ है, बिना बार लगाए लिख लो सभी को, ठीक है। उसमें से फिर वो संख्या घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, फिर उतने आप 9 लगा दो जितने के ऊपर बार है, और उतने जीरो लगा दो, उतने जीरो लगा दो जिनके ऊपर बार नहीं है, ये आ जाएगा। इसको हल करोगे तो ये आपका 69/550 ये आंसर आएगा सीधा सीधा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ जी, $68। अब ये जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको करना चाहिए था ऑप्शन से। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुणा है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। साथियों इस प्रश्न को आपको करना चाहिए था ऑप्शन से, फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं था तो इस प्रश्न को आप अवॉइड कर सकते थे, छोड़ सकते थे, बाकी ऑप्शन से ये बड़े आराम से हो जाता है। एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुणा है, ठीक है, अंकों के योग से, तो 4 और 2 6, 6 का 4 गुणा 24 होता है, जबकि ये 42 है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो इस पहली वाली लाइन से बी ऑप्शन कट जाता और उसके बाद में ए, सी और डी बचता। तो उसके बाद यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए, ये वाला जब हम केस लगाते तो ऑप्शन है डी, यहाँ आपका सही आंसर आता 24। 24 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 24, ठीक है, 24 आंसर इसका साथियों रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और प्रश्न, यदि बहुपद kx² माइनस 3x माइनस 6k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है,
यानी कि मैंने आपको देखिए बताया है ना। तो के का मान हमें ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न तो बहुत करवाए मैंने आपको, ये तो आपने आराम से निश्चित तौर पे कर दिया होगा। डी ऑप्शन इसका सही है, -1/2। देखिए अल्फा प्लस बीटा और बराबर इसमें दे रखा है अल्फा बीटा के, ठीक है। ये हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और ये होता है c/a। यहां से a से a कट गया, -b आ गया c के। अब ये -b वगैरह क्या है, तो देखिए समीकरण का रूप क्या होता है अपना, बहुपद का सही रूप ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में अगर बहुपद है तब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इसके क्या है, मूल हैं, हल हैं, है ना। तो इनका योग और गुणा जो है वो इस प्रकार से जब बराबर हमें दिया, हल करेंगे तो -b आएगा, -b, है ना। यानी कि -b यहाँ पे कितना दे रखा है, इसमें -3 दे रखा है, तो -3 बराबर आपका प्लस में c होता है तो -6 के दे रखा है यहाँ पे, तो -6 के आ जाएगा। यहाँ से आप हल करोगे तो यहाँ पे k कितना आ जाएगा, -6 के बराबर 3 आ जाएगा, और k बराबर आ जाएगा -1/2। इस प्रकार से इस प्रश्न को आराम से आप हल कर सकते थे, ठीक है। तो ये साथियों तरीका इसमें रहेगा। हाँ जी, ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे अपन, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं फिर इसको, है ना। आपने सॉल्यूशन तो देख ही लिए होंगे, कुछ 1-2 बड़े प्रश्न उनके सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया ये पेज तो अपना। अब इधर आ जाते हैं अपन ना, 73, 72, 71 और ये 70। हाँ जी, यहाँ से देखिए दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। 2:3 में दे रखा है, ये मेरा अनुपात वाले में करवाए हुआ प्रश्न ऐसा, और 5:7 कब, जब 4 बढ़ा दिया जाता है। इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 2 है, ठीक है। यानी कि अलग अलग अंतर है, तो इसको तो हम 2 से गुणा कर देंगे, इस वाले अंतर से, इसको 1 से। ये बताया हुआ आपको अच्छे से। ये कितनी बन जाएगी, 4:3 दूनी 6, और ये कितना बन जाएगा 5:7। यहां भी 1 बढ़ा, यहां भी 1 बढ़ा, है ना। एक किसके बराबर है यहाँ प्रश्न में, 4 के बराबर। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1 अगर 4 के बराबर हो, 4 16 के बराबर होगा, 6 बराबर होगा 24 के, है ना। और 16 और 24 कितने होते हैं, 40। 40 इस प्रश्न का सही आंसर आता है, ठीक है साथियों। इतना आसान था, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसमें। और ये तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सही हुआ होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए गुणनखंड के लिए मैंने हमेशा बताया है कि भाई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हर बार मैंने ये बोला है कि ये ऑप्शन से हो जाते हैं, ऑप्शन से हो जाते हैं, लेकिन नहीं, है ना। दिमाग लगा ही लेते हैं बच्चे, वो गलत कर देते हैं। फिर ऑप्शन का क्या काम है भाई, गुणनखंड करके थोड़ी देखना होता है परीक्षा में, इतना बड़ा गुणनखंड थोड़ी हम करके देखेंगे। ऑप्शन डी इसमें सही है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर -6 है ना, और प्लस का है 16, तो यही अपने पास बनने चाहिए थे। कहाँ से बन रहे हैं वो आप ऑप्शन, आप प्लस का 16 चाहिए था हमें, यहाँ प्लस का 16 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस का 16 बनता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। उसके बाद में सारे प्लस वाले बन रहे हैं, तो हम -6 ये देखते कि कहाँ बन रहा है, तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी में। तो यही आपका उत्तर होगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखना था, बाकी इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। प्रश्न नंबर 72, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण जो हैं, देखिए आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को हमें जोड़ना था, केवल इन दोनों को केवल जोड़ना था। 3x - 4 डिग्री प्लस 3x प्लस 10 डिग्री, इसको जोड़ के बराबर 180 डिग्री रख देना था, और आपका आराम से आंसर आ जाता 83 डिग्री, ठीक है ना। x की वैल्यू आती है अपने पास शायद 29 आएगी मेरे हिसाब से, x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे तो, किया था मैंने एक जगह, शायद 29 आई है ना। कितने नंबर, हाँ 29 आएगी x की वैल्यू। और फिर हमें क्या पूछा है, सबसे छोटा कोण। तो देखिए ये तो 3x प्लस 10 डिग्री है, तो ये तो बड़ा कोण हो गया, ये 3x - 4 डिग्री, तो छोटा कोण तो यही है। तो x की जगह 29 रख देंगे। x की वैल्यू इसमें आप जब 3x - 4 प्लस 3x प्लस 10 बराबर 180 रखोगे, तो x की वैल्यू आएगी 29, और वहां से रखोगे तो 83 डिग्री यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ये प्रश्न भी इस टाइप के भी आपको एक प्रकार से करवाए हुए हैं साथियों, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर अगला अपना, 10 मीटर ऊंचाई का एक शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये भी बड़ा आसान सा प्रश्न है। ये आपका होता है शंकु, और शंकु में ये त्रिज्या r, ये ऊंचाई h और ये l। ठीक है, इस शंकु को बनाना है तो जाहिर सी बात है पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर एल का फॉर्मूला लगेगा। पाई का मान 22/7, r की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो इसकी परिधि 2 पाई आर दे रखी है, यानी परिधि जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 44 मीटर दे रखी है। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, क्योंकि ये वर्ताकार है इसका आधार। 2 पाई आर बराबर आपको 44 दे रखा है, तो कितना बन जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा में r, 22 दूनी 44, ये कट गया 44, तो आर की वैल्यू आ गई 7, है ना। यानी कि आर यहाँ 7 आ जाएगा। एल यहाँ पे कितना आएगा, एल यानी कि जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको, 10 मीटर की ऊंचाई, हाइट है वो 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो तिर्यक हाइट तो ये आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर वाला लग जाएगा, है ना। आधार स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका एल स्क्वायर बराबर 149 और एल बन जाएगा आपका 149 का अंडर रूट, 149 का अंडर रूट। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर दोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, आपका आंसर बनेगा 22 गुणा अंडर रूट 149। अब इसको कैसे हल करें, अब इसको कैसे हल करें, तो साथियों अंडर रूट 149 को कैसे हल करना है ये आपको आना चाहिए। जो वर्गमूल निकालने की बेसिक मूल मेथड है वो मैंने आपको बताया था, इसीलिए वो बताया था कि ऐसे प्रश्नों में वो जरूरी होता है। दो दो के जोड़े बनाते हैं, ये लो, और एक बच गया उसका एक जोड़ा। वैसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग 1 से कम हो या बराबर हो, तो वो संख्या एक ही है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक ही यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक जोड़ेंगे, कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब एक संख्या यहाँ आएगी, उसको गुणा करना है यहाँ वाली संख्या से, वही संख्या यहाँ आएगी, और यहाँ 0 बचा और 49 को नीचे उतार लिया। अब 2 के आगे क्या रखूं कि 49 से कम आ जाए, 2 के आगे एक संख्या रखेंगे, उसी संख्या से इसको गुणा करेंगे। ठीक है, और 49 या 49 से कम आना चाहिए। ठीक है साथियों, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 2 ही है ना। 2 रखेंगे यहाँ तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 22 दूनी 44, है ना, यहाँ भी 2 रख दिया तो ये आ जाएगा 44, है ना। और ये बच कितना गया, अब इसको वापस जोड़ दो, 22 और 2 24 हो गए, और ये कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे तो 2 जीरो, हम 1 जीरो उतारते ना वैसे, तो यहाँ 2 जीरो उतरेंगे क्योंकि जोड़े में चलेंगे वर्गमूल में। अब देखिए 24 के आगे भी एक संख्या रखी जाएगी, ठीक है, और उसी संख्या से फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। एक मिनट, उसी संख्या से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और वही संख्या यहां पर भी आएगी। तो यहां एक तो नहीं रख सकते क्योंकि बहुत छोटी रह जाएगी, 2 रखेंगे, 242 गुणा 2, 242 को गुणा 2 से करोगे 484 आएगा आपका। ये कितना बचेगा, 16 बचेगा। 2 बार किया तो 2 यहां रखेंगे, यानी 12.2 के आसपास इतना आएगा। 12.2, चलो इतना ही रख लो। उसके बाद में 22 गुणा 12.2 जब करोगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 186 आएगा, 286, एक मिनट, 268 आएगा, है ना। हाँ, इसको आप गुणा करके देख लेना, 268 आएगा, 268.4 आएगा, 2 दूनी 4, है ना। और या फिर 22 दूनी 44, हंसर लग गई आपकी 4, और 22 दूनी 44, 44 और 4 48 का 8, असल लग गई कितनी, 4, 22 एकम 22 और 4 26, यही 268.4 ये आएगा, और 268.5 हमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस प्रश्न को हल कर सकते थे हम, केवल अंडर रूट में 149 आ गए, इस वजह से अगर आप प्रश्न छोड़ के आए हैं तो जो बेसिक मेथड है ना वो आपको सीख लेना चाहिए अगली बार के लिए, क्योंकि एग्जामिनर फंसाता है ऐसी चीज में, है ना। बाकी ऐसा कोई टफ नहीं था। 144 का 12 होता है तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 144 के बिल्कुल ही तो पास है, 144 के बिल्कुल पास ही तो बैठा है 149, तो 12.1 या 2 वैसे आप खुद मान के अंदाजा लगा सकते थे, आपका आंसर आ जाता, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता था आपका आंसर। ठीक है, कम से कम बी और सी में तो आप करते, आप कुछ बच्चे तो इसको छोड़ के ही आ गए, आधा हल करने के बाद छोड़ के आ गई, ये चीज गलत होती है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रश्न को किया जाता है, ऐसे किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी।
74 यह है आपका प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है ना, तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है। सभी का 19 है तो पहले 6 का 18, आखिरी 6 का 20, बीच वाला 19, तो वो 18 को 20 वाला देता रहेगा एक एक, है ना, तो वो भी 19 हो जाएंगे। तो सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 19 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 19 ऑप्शन नंबर बी इस पेपर के हिसाब से 19 आ जाएगा। अगला है 75, ये तो सबको ही पता है, 3 आ जाएगा। 49 का 7, 29 और 7 36, कितना हो गया 6, 6 जोड़ेंगे 19 और 6 25, 5 हो जाएगा, और 11 और 5 16, 4 हो जाएगा, 5 और 4 9, 3 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए हाँ जी, एक और अपने पास 76 नंबर प्रश्न आता है, थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं सही से। हाँ जी, दिख रहा होगा शायद सही से, तो छोटा दिख रहा है अभी भी। अब देखिए साथियों, ये प्रश्न है, ए तथा बी के पास कुछ सेव हैं। यदि ए बी को 2 सेव देता है तो ए के पास बी से आधी सेव रह जाती है। यदि बी ए को 10 सेव देता है तो उनमें उनके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितनी सेव है? ये जो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिए साथियों, और ये प्रश्न छोड़ा जा सकता था, नहीं समझ में आया छोड़ सकते थे, ये छोड़ने वाला प्रश्न था मेरे हिसाब से, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में अपने पास टाइम है तब हम इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, बाकी छोड़ सकते थे। कैसे करते देखिए, ए तथा बी के पास कुछ सेव हैं। यदि ए बी को 2 सेव दे देता है ना, ये आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से, किया हुआ मेरा हल यहाँ पे, है ना। अगर ए जो है वो 2 सेव बी को दे देता है, इसका मतलब क्या हो गया, ए के पास, इसका मतलब ए के पास तो 2 सेव कम हो गए और बी के पास 2 सेव बढ़ गए। तो ये बना आपका ए -2 और इधर आपका बी +2 हो गया, है ना। बी प्लस, भाई ए ने 2 सेव दे दिए किसको, बी को, तो ये ए के पास 2 सेव कम और बी के पास 2 सेव ज्यादा हो गए। ठीक है, और सेव हो, मान लो ए के पास ए सेव और बी के पास बी सेव, ये मान लिया। ठीक है, 2 सेव देता है तो ए के पास बी से आधी सेव रह जाती है। ए के पास यानी ए -2, ये ए का सेव है, ये जो है किसके बराबर है, बी +2, यानी बी के पास जो सेव है उसका आधा है। ये एक इक्वेशन बन जाएगा। यहां से वजर गुणा करेंगे तो 2a -2 दूनी 4 बराबर b +2, ये एक इक्वेशन अपने पास बन गई। और यहां से आप इसको निकालोगे तो ये बनेगा 2a, ये माइनस का b और बराबर में प्लस का 2 माइनस का 4, ये 6 बन जाएगा। ये एक इक्वेशन आपकी बन गई। दूसरी इक्वेशन यहां से बन सकती है, यदि b a को 10 सेव दे दे, है ना, b जो है वो 10 सेव दे रहा है किसको, a को, यानी a के पास +10 और b के पास -10, तो उनके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती है। बदलने का मतलब b के पास जितने थे वो तो a के पास हो गए, a के पास जितने थे वो b के पास चले गए। a के पास a हमने माना, b के पास b हमने माना, तो ये तो b के बराबर हो गया और ये a के बराबर हो गया। दोनों एक ही बात है साथियों, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो एक ही बात है, तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। इस इक्वेशन को थोड़ा और सेट कर लूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई यहां ये बन जाएगा आपका a - b बराबर -10, तो इक्वेशन नंबर 2 उसको यहां रख दो, तो a - b बराबर -10, यहां निशान बदलोगे तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये आपका a बचा अकेला, ये कट गए यहां से, और ये कितना बच गया, 10 प्लस का 10 और प्लस का 6 16, a का मान आ गया 16, तो b का मान क्या आ जाएगा, यहां से देखिए b का मान क्या आ जाएगा, हम जानते हैं a + 10, a में 10 जोड़ेंगे तब b का मान आता है, तो यानी कि 10 16 + 10 यानी कि 26, b का मान आ गया 26, और 26 और 16 मिलके कितने हो गए, 42, और यही आपका आंसर है। 26 और 16 मिलके कितने हो गए, 42, यही आपका आंसर है ना। ऐसे ये प्रश्न हो जाता, थोड़ा सा टाइम खाने वाला प्रश्न है,
तो इसको आप छोड़ सकते थे एग्जाम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये करने योग्य प्रश्न अपना नहीं था। करने योग्य तब था जब लास्ट में हमारे पास टाइम बच जाता है, इसके ऊपर टिक कर लेते कि भाई इसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, टाइम मिलता तो कर देते, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में यदि उनके घनों का योग 21,384 हो तो सबसे छोटी, एक मिनट, सबसे बड़ी संख्या ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, यहां 2 अक्स मान लो संख्या, 3 अक्स 4 अक्स, इनका घन कर दो, जोड़ लो, फिर इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 64 अक्स क्यूब, ये 27 अक्स क्यूब, 64 अक्स क्यूब, 27 अक्स क्यूब और 4 अक्स क्यूब, है ना। तो आपके 95 और 4 99 अक्स क्यूब, 99 अक्स क्यूब बनेगा तो अक्स, और 99 अक्स क्यूब किसके बराबर दे रखा है, 21,384 के, तो अक्स क्यूब बराबर 21,384 बटा 99, हल करोगे तो अक्स का मान आएगा 6 और 6 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो 2 3 4 के रेशियो में संख्या, तो 4 से गुणा कर दो आप, अक्स को 4 को अक्स अपने 6 से गुणा कर दो, तो 4 6 24 या 6 चौक 24, 24 इसका आंसर आ जाता। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि कुल 50% अंक मिले। कुल 50% मिलने का मतलब है 300 नंबर का तो ये पेपर हो गया और 200 नंबर का ये पेपर हो गया, यानी पेपर हो गया कुल मिलाकर के आपका 500 नंबर का। 500 में से 50% यानी 250 नंबर उसके आने चाहिए, और अभी तक 300 में से 32% ही ले पाया है। मतलब 300 का 32% अगर हम बात करें तो 32 कितना होता है, 32 दूनी 64 और 32 96, 96 ही तो होता है, हाँ 96 ही होगा भाई। तो 96 होगा तो ये घटा दो आप 96 इसमें से, 250 में से उतने अंक और लेके आने हैं, यानी 154 अंक और इसको लेके आने हैं। 154 नंबर कितने में से लेके आने हैं, 200 में से लेके आने हैं, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लग जाएगा, वो कर रखा हुआ है ना। तो 77%, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका उत्तर भी साथियों आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं, टाइम अधिक लग रहा होगा सभी का। ये देखिए, गणित इतनी खतरनाक नहीं लगी बच्चों को, निश्चित तौर पे कुछ प्रश्न कैलकुलेशन वाले थे। अक्स अनुपात y दे रखा है, अक्स की जगह 3, y की जगह 2 रख देना, तो सीधा सा आएगा 2 अक्स स्क्वायर, है ना। 18 + 12 30, 30 केवल एक ही ऑप्शन में पहले, तो ऑप्शन ए इसका सीधा सीधा 30:19 बन जाता। यहां पर आपका जो आपको बहुत अच्छे से सर्वांगसम वाली जो डेफिनेशंस बताई थी, है ना, वो काम में आती यहां पर, वो बहुत अच्छे से काम में आती साथियों। और जिसने भी ध्यान से किया है निश्चित ही उसका आंसर भी आया होगा। BC जो वो DE के बराबर यहाँ होगा, DE इसमें आंसर होगा आपका। उसके बाद में 81 नंबर प्रश्न जो है आपका, के किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है ना। अद्वितीय हल होना, केवल एक हल होना, एक ही तो बात होती है। और वो कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। प्रतिच्छेद करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ पे हल किया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक किया इस बच्चे ने। ठीक है, माइनस का, हाँ, के बराबर नहीं है 4 की, यही इसका आंसर है। हल आपके सामने है। एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य आपको दिया है, यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास, 10% मतलब 1/10, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 3 बार लिखा, है ना। और वर्तमान मूल्य ह्रास होने के बाद 9 × 9 × 9 बराबर आपका है 656, तो 10 × 10 × 10 बराबर किसके होगा, बड़ा सीधा सा आंसर आ जाता, 9000, कट जाती संख्या आपस में। इसका फिर से गुणनखंड करना था, सीधा सीधा कुछ नहीं, ऑप्शंस को गुणा करके देख लो, आपका आंसर आ जाता सीधा सीधा। ऑप्शन ए √3x + 2 × 4x - √3, ये वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर साथियों हो जाता आपका। ठीक है, फिर है हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती। प्यारे साथियों, ये प्रश्न मैंने करवा रखा, आपको याद हो तो। ये जो प्रश्न है ना, ये हीरे वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा अच्छे से। ये प्रश्न साथियों मैंने आपको करवा रखा था। ठीक है, ये नहीं था एज इट इज, 3 ही टुकड़ों में मैंने तोड़ा था, यहाँ 4 टुकड़ों में इसमें तोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं है।
हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, एक हीरा 4 भागों में इस रूप से टूटता है, टूटे टुकड़े 2,10,000 कम में बेचे गए, यानी इतने की हानि हो गई। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य। तो देखिए रियल में हीरे की प्राइस कितनी थी। अगर हीरा टूटता नहीं, अगर हीरा नहीं टूटता तब उसकी कीमत कितनी थी। एक मिनट, अगर हीरा टूटता नहीं तो उसकी कीमत कितनी थी, है ना, प्राइस कितनी थी उसकी अगर हीरा नहीं टूटता। हाँ जी, तो देखिए किन किन भागों में टूटा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, यही था, इतने में ही टूटा, सीधी सी बात है। तो यहां से आप देख सकते हो अगर ये इतने भाग नहीं बनते, कितने भाग बन गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 भाग बन गए। 10 भाग का मूल्य एक ही जगह होता और मूल्य किसके बराबर, प्राइस वर्ग के समानुपाती। तो 10 का स्क्वायर कर लो, मूल्य कितना होता है, 100 रुपये होता है एक्चुअल में। ठीक है, 100 रुपये होता है। अभी टूट गया है तो अभी प्राइस क्या बन गई है, नई प्राइस आपकी क्या बन गई है, न्यू प्राइस। क्या बन गई है आपकी न्यू प्राइस, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया ये 1, ये 4, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 16, है ना, 4 और 1 5, या 9 और 1 10, 26 4 30, ये हो गया 30। कितना था पहले टूटने से पहले, 100 रुपये में बिकता, अब टूट गया तो 30 में बिकेगा। टोटल कितने का लॉस हो गया, 70 का। कितने का लॉस हो गया, पूरा लॉस 70 का हो गया। और 70 किसके बराबर दे रखा है, 2,10,000 की। यानी कि 70 बराबर अगर 2,10,000 है ना, तो आपका 100 किसके बराबर होगा, 100 किसके, एक मिनट, 100 आपका किसके बराबर होगा। तो देखिए 2,10,000 में भाग लगा दो 70 का और गुणा कर दो 100 से। 1 0 से 1 0 गया, 7 दिए 21, आपका आ जाता 3 लाख रुपए। ठीक है, यही आपका आंसर होता, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा मैटर गणित का मैंने करवाया था आपको। बिल्कुल ये मानो कि गणित में बहुत ही कम क्वेश्चंस मैंने हर एक टॉपिक में करवाए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करवाया मैटर। और देखिए वहीं से सब आया है, उसी टाइप का लगभग आपको चीज़ें उसी टाइप की देखने को मिली। अब गणित में संख्याएं तो बदलती हैं भाई, ये थोड़ी है कि संख्याएं भी वो की वो आ जाएंगी। साइंस में तो फैक्ट आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी है, संख्याएं आती हैं इसमें, तो संख्याएं बदल जाती हैं, तरीके वही रहते हैं। अब अगर आपको ध्यान में है तरीका तब तो कर दोगे, नहीं तो समस्या ही समस्या है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता, ए प्लस बी, है ना, प्लस करोगे तो 27 आएगा, माइनस करोगे तो 0.216, 0.216। ठीक है, अब ये क्यूब रूट है, हल करोगे ये 27 का 3 और 0.216 का आपका पॉइंट कितना 6, 0.6 बनेगा। ठीक है, 3 गुणा, एक मिनट, 3 गुणा 0.6 ये बनेगा, और ये 6 थी 18, 1.8, 1.8 इसका आंसर आता सीधा सीधा। ठीक है, यही आंसर भी है। हाँ जी, आगे देखिएगा, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक ज्ञात करो। 45 मिनट, एक दिन में कितनी मिनट होती हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 24 गुणा 60 कर लो, 1440 आएगा, तो 45 बटा 1440, यही इसका आंसर हो जाता है ना। 1/32 इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता है। उसके बाद में, हाँ जी, अगले पेज पर चलते, प्रश्न नंबर 87। 87, हाँ जी, बहुलक का प्रश्न था। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछ लिया, क्या क्या पढ़ के गए थे बच्चे, है ना। ये तो बताया ही नहीं होगा कि बहुलक ऐसे आता है। ये सिंपल, देखिए गणित का पेपर बहुत टफ नहीं था भाई, नॉर्मल पेपर था। आसान भी नहीं बोल सकते निश्चित, तो मैं ये नहीं बोलता कि आसान था। क्यों नहीं था आसान, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में अपन करते हैं ना, तब पता चलता है कि आसान है कि नहीं है, तो उस हिसाब से आसान नहीं था।
लेकिन टफ भी नहीं था भाई, ठीक था, है ना। तो 30 में से जिस भी बच्चे के 25 सही हुए हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। गणित और विज्ञान 60 प्रश्नों में अगर 50 नंबर आपके बन रहे हैं, 45 भी बन रहे हैं, तो भी अच्छा स्कोर है। 50 बहुत अच्छा स्कोर है। 50 से ऊपर आप प्लस में हो, बोनस आपको वो मिले हैं, ये मान लो, अच्छी बात है। ठीक है। बहुलक यहां पर आपका देखिए, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वो 15 यही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुणा है, वह संख्या क्या होगी, n की घात 6 होगी, करके देख सकते हो, है ना। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल, है ना, तो प्राकृत संख्या n की घात 6 ही हम ले लेते हैं, उसका वर्गमूल कर लो, है ना। इसका वर्गमूल करेंगे यानी √1/2, यानी कि n की घात 3 बनेगा ये। और फिर क्या है, उसी संख्या, उसी के घनमूल का, उसी के घनमूल का n गुणा है, उसी के घनमूल का, घनमूल करेंगे तो 1/3 होगा, ये बनेगा n की घात 2, और इसका n गुणा, तो गुणा कर दो n से, ये भी आपके n की घात 3 ही आएगा, ये बराबर है, तो n की घात 6 ही इसका आंसर हो जाता। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है, देखिए अंडर रूट में -4 है, यही इसका आंसर बन जाता है। अंडर रूट में -4 काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक नहीं होती, लिखवाया हुआ अच्छे से, सबको पता होगा ये तो। हाँ जी, आगे प्रश्न देखें। 3842 का 1/2 कर दो, 2 का भाग लगा दो इसमें, प्लस अक्स का 15%, अक्स गुणा 15/100 बराबर 2449, कैलकुलेशन वाला था, 3520 इसका आंसर होगा। ठीक है, 3520 इसका आंसर होगा। फिर डेसिमल दशमलव प्रसार है, 5/6 बनेगा, 1/2 और 1/3 का एलसीएम लेके जोड़ोगे, 5/6 आएगा, 5 में 6 का भाग लगाओगे, 0.83333 ऐसे चलेगा, तो 0.83 का बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलो, प्रायिकता को इतना पढ़ाया है लोगों ने, ए इंटरसेक्शन बी कब करेंगे, यूनियन कब करेंगे, वो कब करेंगे, ये कब करेंगे। अरे प्रायिकता आपकी जब दी ही 10वीं के लेवल की है सिलेबस में, क्यों पढ़ रहे हो भाई आप इतना ऊंचा लेवल का, है ना, नहीं पढ़ना था इतना लेवल का। सिंपल सा प्रश्न है बिल्कुल, 1/5 इसका आंसर होता। 21 से लेके 40 तक, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 23 है, 29 है, 31 और 37, यही होती हैं बस। 39 नहीं होता, 13 थी 39 होता, भाग जाता उसमें 13 का। तो केवल 4 संख्याएं ऐसी हैं, और 21 से 40 तक कुल संख्याएं 20, 20 में से 4 यानी 4/20, यानी 1/5 इसका आंसर आ जाता। सबका सही हुआ होगा निश्चित तौर पर ये तो। चलो इधर से देख लेते हैं। 95, दर्शाए गए चित्र में कोण क्यू पीबी का अर्धक पीएस है तथा, अब ये प्रश्न देखिए, न तो मैंने ये करवाया है ना, और जब पहली नज़र में मैंने इसको देखा तब मुझे भी इसके बारे में देखो नहीं पता था, सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसका जो आंसर है वो 1/2 कोण क्यू माइनस कोण आर, ये एक फॉर्मूला आप मान सकते हो, एक सीधा सा आप मान सकते हो भाई ऐसी कंडीशंस हो तब ये आंसर निकल के आता है। और ये सारी चीज़ें एसएससी की बुक्स में आपको मिलेंगी देखने को, हो सकता है एनसीईआरटी मेरे आगे नहीं आया, लेकिन हो सकता है कहीं हो उसमें। बाकी आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n हमेशा भाज्य होगा। n की जगह 1 रख के देख लो, तो 81 माइनस 16, 81 माइनस आपका कितना हो जाएगा 16, 65, तो 13 पंजो 65, 5 और 13, है ना, ये आंसर है इसका, 5 और 13 ही आएगा, 5 और 13 इसका साथियों आंसर रहेगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो ये हमेशा भाज्य होगी। n हमने एक प्राकृत संख्या ली, पहली n प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 ही लेके देख लिया, तो संख्या हमारे पास बनी 65, है ना। 65 में किस किस का भाग जाता है, 9 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 4 का, केवल 4 का नहीं जाता, केवल 5 क्यों, 5 और 13 दोनों का जाता है, तो सी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, इसके बाद में एक ये प्रश्न था ग्राफ वाला, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है बच्चों को।
आयत चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च भत्ता 40 रुपए से कम है। देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, है ना। ये हमें ग्राफ में दिया गया है। तो जब भी ग्राफ में ऐसा दिया जाता है और 40 से कम का पूछे तो साथियों 20 तक तो कितने हैं आपके पास, 20 तक तो ये 20 तो ये हो गए 20 तक वाले, है ना। और उसके बाद में 40 तक वाले 10 ये हो गए, तो कुल मिला के हो गए 30। इसका आंसर आएगा 100% 30, 20 नहीं आएगा इसका आंसर। कुछ लोग 20 सोच रहे होंगे, 20 नहीं आएगा, 30 ही सही है। ठीक है, 30 ही ठीक है, 30 आपने किया है तो सही है। तो ये साथियों प्रश्न थे आपके। और एक प्रश्न, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, मैंने आंसर करवाया है आपको सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। नेट पर जब मैंने चेक किया तो सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन ही दे रखा है, मुख्य रूप से सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है ऐसा ही दिया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी की 11वीं क्लास में सेलुलोज, ग्लैक्टेनेंस और मेनान्स ये दे रखा है, यही इसका माना जाएगा आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं। तो डी ऑप्शन उसमें सही कर लेना आप। ठीक है, ये चीज है। तो इसी के साथ आपके पेपर के सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं साथियों, और निश्चित ही आपका पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा। एक कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि भाई 100 प्रश्न जिसके ठीक हो रहे हैं वो अच्छी सिचुएशन में है। 100 प्रश्न 150 में से काट पीट के नेगेटिव वगैरह करके अगर 100 प्रश्न आपके बच रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में हो। 95 बच रहे हैं तो आप अभी उम्मीद रखिए, ठीक है, कि संभावना पूरी बनती है। फिर ओबीसी वगैरह कैटेगरी आ जाती है। मैं 100 जो बोल रहा हूँ वो जनरल 105 तक, 100-105 तक जनरल या ओबीसी, आप ज़्यादा फर्क नहीं आता इन दोनों में। तो 100 के आसपास ओबीसी जनरल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे हमें पता चलेगा। ठीक है, कि भाई उम्मीद उनकी है ना, उनकी उम्मीद निश्चित तौर पर है। ये चीज़ है साथियों, इससे कम है तब भाई कट ऑफ का हम नहीं कह सकते कुछ भी, आगे क्या हो जाए, वैकेंसीज अच्छी हैं, है ना, कम भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा उन बच्चों का। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ हो नहीं हुआ हो, बहुत अच्छा हुआ है, आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर सकते हो। अच्छा नहीं हुआ तो आप अभी अगर सेकंड ग्रेड में जाने की सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी है, अच्छा पेपर आपका गया था, थोड़े बहुत कम नंबर रहे, तब तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लो, कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन अगर आपका सेकंड ग्रेड की आपकी तैयारी 2 साल पहले की थी या 3 साल पहले की थी या की नहीं है कभी, नए फ्रेश रूप में आप जाना चाहते हो, तो 2500 के आसपास वैकेंसीज है। गणित में कितनी आएंगी वो आप खुद देख लीजिए, या आपके सब्जेक्ट में कितनी आएंगी वो खुद आप देख सकते हो, साइंस में, है ना। साइंस में तो वैसे ही वैकेंसीज कम आती है, साइंस और मैथ की। तो ये चीज़ें देख करके अपने डिसीजन को लीजिए। तो सेकेंड ग्रेड ऑप्शन उन बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्होंने पहले सेकेंड ग्रेड की अच्छी तैयारी की है और अच्छे कंसेप्ट उनके क्लियर, उनके लिए अच्छा। बाकी आपको रीट में आगे ग्रेड थर्ड में आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, अपने नॉलेज को और थोड़ा सा अच्छा कीजिए, और हो सकता है आपको बेहतर परिणाम अगली बार देखने को मिल जाए। और मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे, है ना। बच्चे बोल रहे हैं सर इस बार आप डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाना, तो बिल्कुल इस बार डिजिटल बोर्ड पे ही आपको पढ़ाया भी जाएगा। निश्चित तौर पे साथियों पेपर कुछ बच्चों का ठीक नहीं हुआ है, तो बिल्कुल वो निराश नहीं हो, और एक नई ऊर्जा के साथ 2-4 दिन आप आराम कीजिए। नई ऊर्जा के साथ अपन इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो साथियों ये आपके सॉल्यूशन थे, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आए होंगे। और जिन बच्चों के अच्छे अंक नहीं बन रहे, फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। एक सिंपल पेपर था आपका, और कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, एक पेपर था बस। एक पेपर से ज़िंदगी डिसाइड नहीं होती है साथियों। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।